दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है अनोखा लुटेरा। ये राधा कॉमिक्स वालों की कहानी है। देखते हैं कैसी कहानी है। राजनगर के सिटी बैंक पर रात के भयंकर सन्नाटे में भी पुलिस के आदमी चुस्ती के साथ पहरा दे रहे थे। जबकि बैंक के पिछवाड़े बाहर निकलकर उस साये की आंखों से एक किरण निकली जो जमीन को भेदती हुई अंदर तक चली गई। वह साया अब उस सुरंग में था जो उसकी आंखों की किरणों से अपने आप बन रही थी। एक जगह आकर वह ठिठक कर ठहर गया। इसी जगह पर ऊपर बैंक का स्ट्रांग रूम होना चाहिए। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। और फिर अगले ही पल वह एक थैले में तिजोरी की सारी दौलत भरने लगा। फिर दूसरी तिजोरी के दरवाजे की बारी थी। उस साये ने शरीर पर लगा एक बटन दबाया और सोने के बिस्कुट उसके शरीर से ऐसे चिपकने लगे जैसे लोहे चुम्बक से चिपक जाता है। इसी बीच बाहर, अरे यह गड्ढा कैसा! लगता है किसी ने बैंक में सेंध मारने की कोशिश की है। गार्ड गड्ढे में कूद गए। यह तो सुरंग सी बनी है। समझ में नहीं आता कि कोई सेंधमार इतनी जल्दी सुरंग कैसे बना सकता है। आगे बढ़ते चलते हैं, शायद वह अभी बैंक के अंदर ही हो। तभी वे सामने विचित्र पुरुष को देखकर चौंके। ओ गॉड, यह कौन है? सोने का आदमी। सोने का आदमी नहीं, बेवकूफ़, लुटेरा है। इसके जिस्म पर गोल्ड के बिस्कुट चिपके हुए हैं। फायर करो। अब यह लुटेरा लाश बनकर ही यहाँ से निकलेगा। तीनों की गनें दहाड़ उठी। मगर है, हमारी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं। जान प्यारी है तो भागो। तभी और तीनों आग की लपेटों में खो गए। अगली सुबह सीक्रेट एजेंट विनोद, अम्मा काले खां, क्या धांस का अचार बनाकर खाने लगे हो? नहीं तो मालिक। तो फिर तुम्हारे हाथों में ऐसे कठोर कैसे हो गए? मियाँ, तुम मेरी मालिश कर रहे हो या खाल छील रहे हो? तभी गुरु गजब हो गया। अम्मा, मियाँ हनीफ, कहीं ये जूतियाँ खाकर आ रहे हो क्या सवेरे सवेरे? नहीं गुरु, यह देखो, कल रात एक रहस्यमय इंसान ने सिटी बैंक में डाका डाला और 20 लाख का गोल्ड और इतना ही लगभग कैश लूट ले गया। अरे मियाँ, तो इसमें गजब होने वाली बात क्या है? किसी को ज़रूरत होगी तो बेचारा ले गया। हनीफ की गुर्राहट सी निकली। नहीं गुरु, मैं इस राजनगर की धरती पर जुर्म के कीड़ों को पनपने नहीं दूंगा। मैं पता लगाकर ही रहूँगा कि यह कौन है और फिर उसे चीर फाड़ कर चौराहे पर लटका दूंगा। अचानक कमरे में सितारे से चमक उठे। ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम स्वयं आ जाते हैं हनीफ बेटे। लो मियाँ, हनीफ शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। जब सितारे छटे तो नजर आया जुर्म की दुनिया का सरताज सिंघाई। वह डाका हमने ही डलवाया है। विनोद चहका। अम्मा सिंघाई प्यारे, तुम यहाँ चोरी डकैती जैसे काम कब से करने लगे? क्या विश्व सम्राट बनने का सपना छोड़ दिया? ज़रूरत पड़ने पर इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर मैं तो अपराधी ही हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो मुझे। अब तो तुम्हारी उम्र कब्र में जाने लायक हो गई है। अब तो यह कुकर्म छोड़कर भगवान का नाम जप लो। तभी हनीफ रबड़ के बबुए की भांति उछला। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? सिंघई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पर जैसे ही वह उसके शरीर से टकराया, आह, करंट! धड़ाम! देखा प्यारे अनार के दाने, हम तुझे पहले ही रोक रहे थे कि सिंघई बड़ा काइयाँ है। हर समय करंट रखता है अपने शरीर में। अच्छा विनोद, हनीफ, अब विदा, फिर मिलेंगे। अरे अरे अरे, कम से कम हमारी जलेबियाँ तो खाता जा। हाय, चला गया दिल के टुकड़े टुकड़े करके। लेकिन गुरु, एक बात समझ नहीं आती कि
इतनी लंबी सुरंग इतनी जल्दी उन्होंने कैसे खोल ली होगी? प्रोफेसर भंडारी को जानते हो? अच्छा विनोद, हनीफ अब विदा, फिर मिलेंगे। अरे अरे अरे, कम से कम हमारी जलेबी है तो खाता जा। हाय, चला गया दिल के टुकड़े टुकड़े करके। लेकिन गुरु, एक बात समझ नहीं आती कि इतनी लंबी सुरंग इतनी जल्दी उन्होंने कैसे खोल ली होगी? प्रोफेसर भंडारी को जानते हो? हाँ, वही जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गए थे। हाँ, अब मेरी बात समझ में सारी बात आ रही है। उनका अपहरण सिंघई ने ही किया है, क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे बताया था, मिस्टर विनोद, मैं सूर्य की ऊर्जा से एक ऐसी किरण बनाने में लगा हूँ जो पल भर में कठोर से कठोर चट्टानों में भी छेद कर सकती है। और फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर गायब हो गए। इसका मतलब वे अपना आविष्कार सिंघई को दे चुके हैं। उधर सिंघई और का अड्डा, शहर के सारे गुंडे बदमाशों को कल तक हमारे सामने पेश किया जाए। उनसे कहना कि महान सिंघई अपनी नई दुनिया सिंघई लैंड बनाने जा रहे हैं। अगर कोई राजी से ना आए तो उसे नाराज़गी से लाना। जो हुक्म मामहिम। और तुम टाइगर आज शहर के सबसे बड़े जौहरी हीरामल की दुकान लूटोगे। जो हुक्म मामहिम। इधर सीक्रेट सर्विस ऑफिस, सिंघई से निपटने का कार्य मैं आप लोगों के जिम्मे सौंपता हूँ। थैंक यू सर। उधर गुंडों की धरपकड़ जारी थी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। जाना तो तुझे पड़ेगा साका। तभी साका की लात चल गई और उन तीनों पर अकेला साका भारी पड़ने लगा और फिर उन्हें बेहोश कर वह चल पड़ा। मुझे सारी बात चलकर विनोद गुरु को बतानी चाहिए। साका वास्तव में सीक्रेट सर्विस का एजेंट है जो गुंडा बनकर शहर के गुंडों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। शीघ्र ही। क्या? हाँ, शहर से सारे बदमाशों को कहीं ले जाया जा रहा है। प्यारे, हम तो यही सोच रहे थे कि केस शुरुआत कहाँ से करें, या तो खुद ही हमें पॉइंट मिल गया। क्या मतलब गुरु? मतलब यह है कि सबसे पहले अपना हुलिया किसी गुंडे टाइप का बना लें। हनीफ अपना मेकअप करने गया, अंदर गया तभी अब किसी चिड़िया मार का फ़ोन आया टपका। हेलो, मैं चिड़ियाघर से चिड़ी मार बोल रहा हूँ। सुबह चिड़ी मार, अगर तुम जौहरी हीरामल की दुकान बचाना चाहते हो तो आज रात को कोशिश कर लेना। मेरा सिर्फ आदमी पूरी दुकान लूट कर ले जाएगा। फिर फ़ोन रख दिया गया। अरे अरे, सुनो तो पप्पू, धत तेरी नाक में रस्सी। अपने दुश्मन जानम की यही तो खराबी है, हमें अपनी रगनी सुना देगा और हमारा राग भैरव कभी नहीं सुनने का। हनीफ आया गुंडे के भेष में। किसका फ़ोन था गुरु? अपने जानी दुश्मन सिंघई का। पूरी बात सुनकर हनीफ की आंखें क्रोध से भट्टी बन गईं। तुम्हारे चरणों की सौगंध गुरु, मैं यह दुकान नहीं लूटने दूंगा। और हवा के झोंके की तरह वह बाहर निकल गया। हनीफ, अरे अरे मियाँ, अभी तो शाम ही हुई है, चला गया। अब हम क्या करें? मालिक, आप अपना राग भैरव शुरू कीजिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। रात होते ही टाइगर एक गटर के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। उधर बाहर एक ऊंची इमारत पर हनीफ खड़ा था। अभी तक तो कोई घटना नहीं घटी। उधर विनोद, मालिक आप कहाँ चल दिए? ओए काले खां, तू मेरा नौकर है या मैं मेरा बाप? चल खैर, फिर भी मैं तुझे पूछ ही लिया है तो बता दें, हम जा रहे हैं विक्रांत होटल के डिनर खाने। क्या आप डिनर खाने जा रहे हैं? क्या क्या हमारे थोबड़े पर यह लिखा है कि हम होटल में डिनर नहीं खा सकते? नहीं नहीं मालिक, मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि वो हनीफ बाबू कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। सलाह के लिए शुक्रिया, पर हनीफ मियाँ इतना बच्चा भी नहीं है कि दुश्मन उसे रसगुल्ला समझकर खा जाएं। उधर हीरालाल की दुकान के नीचे शीघ्र ही वह रही तिजोरी के शोकेस, सारा माल अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। और उसने अपनी आंखों की किरणों के द्वारा तिजोरी के दरवाज़ों को पिघला दिया। उसके हाथ मशीनी अंदाज में काम करने लगे।
उधर हनीफ अपनी घड़ी कान से लगाए था। पिक पिक। मैंने तिजोरी में जो माइक्रो कैमरा और ट्रांसमीटर रखा था वह सूचना दे रहा है कि तिजोरी का दरवाज़ा टूट चुका। उसने घड़ी के शीशे वाला हिस्सा उल्टा किया और छोटा सा एरियल निकाला। अगले ही पल घड़ी टीवी स्क्रीन की भांति रोशन हो गई। ओ गॉड! तो यह है वो मानव। वह यह अंदर पहुंचा कैसे? उधर थैला भर गया। अब मुझे बाकी गोल्ड अपने साथ चिपका लेना चाहिए। अगले पल सोना उस विचित्र मानव के शरीर पर चिपकने लगा। अपनी घड़ी रूपी स्क्रीन पर वह दृश्य देखकर हनीफ चौंक पड़ा। ओ गॉड! गोल्ड उसके शरीर में ऐसे जाकर चिपक रहे हैं जैसे लोहा चुम्बक की तरह खिंचकर चिपकता है। और फिर मुझे उसे रोकना चाहिए। जाते हुए वह ढेर ही रास्ता अपनाएगा और इस दर से ही होकर गुजरेगा। उधर विनोद विक्रांत होटल के गुंडे के रूप में हंगामा मचाए था। मैं इस मोटे की बत्ती से तोड़कर हाथ में दे दूंगा। इसने मुझे आंख मारने की हिम्मत कैसे की? भाई साहब, मैंने आपको आंख नहीं मारी, फिर भी मैं आपसे 50 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। विनोद का फिर घूंसा चल गया। तो फिर तूने 51 बार माफ़ी क्यों नहीं मांगी मोटे? हाय मर गया, बचाओ। तभी दरवाजे पर 3 आदमी प्रकट हुए। उस जैसे गुंडे को हमारे सिंघई लैंड में ज़रूरत है। ले चलो इसे। तीनों ने उसे पकड़ लिया। चलिए भाई साहब हमारे साथ। कहाँ और क्यों बहन जी? एक ने उसके कान में कहा। हम तुम्हें सिंघई लैंड में महान सिंघई के पास ले जा रहे हैं। उन्हें तुम जैसे आदमियों की ज़रूरत है। और अगर मैं उसे सिंघाड़े के पास जाने से ना कर दूं तो? तीनों के हाथ में रिवाल्वर चमक उठी। तो फिर तुम्हें हम उठाकर ले जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी करके इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। विनोद ने फुर्ती से तीनों बोतलें उठाई और अगले पल लेकिन तभी विनोद भी आश्चर्य में पड़ गया। हैं? बोतलें इनके सिर से टकराई, फूटी, पर इनके सिर पर खरोंच तक नहीं आई। लगता है इन्होंने अपने सिर काफ़ी मजबूत बना रखे हैं। जोरावर, जग्गा टूट पड़ो इस पर। विनोद चाहता तो उनका तिया 5 कर सकता था, मगर ले चलो इसे। मुझे सिंघई के अड्डे तक पहुंचने के लिए बेहोशी का नाटक करना चाहिए। उधर टाइगर और हनीफ एक दूसरे को खूनी निगाहों से देख रहे थे। यह सोना मेरे हवाले कर दो। मेरा नाम टाइगर है और टाइगर की राह में आने वाला शख्स सीधा मौत के मुंह में जाता है। हनीफ बिजली की फुर्ती से उछला। मुझे भी हनीफ कहते हैं टाइगर। तुम जैसे लुटेरों को अपनी जेब में रखकर चलता हूँ। और पर टाइगर संभला और धाड़। लेकिन तीसरा बार होता उससे पहले ही धाएं धाएं। तुम्हारी गोलियां टाइगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हनीफ। और अब तुम बचो। पर हनीफ भी पूरा छलावा था। अगर ये किरणें मुझे छू जाती तो मेरा भी यही हाल होता। सू। और फिर उसके हाथ में 2 चाकू चमक उठे। टाइगर, अब मैं तेरी मौत निश्चित है। साएं और चाकू टाइगर की आंख में जा लगा। फिर तो मानो वह दरिंदा बन गया। महामहिम खच। तभी तेज बिजली के शौक ने हनीफ को बेहोश कर दिया। आ गया है टाइगर। हम आ गए टाइगर। टाइगर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। महामहिम आप? टाइगर, इस कंधे पर लाद लो। सिंघई के अड्डे पर पहुंचने की इसकी आखिरी तमन्ना हम अवश्य पूरी करेंगे। उधर विनोद कार के पिछली सीट पर पड़ा था। अरे यह धुआं कैसा? ओह समझा। मुझे पूरी तरह बेहोश करने के लिए बेहोश करने वाली गैस छोड़ रहे हैं। शीघ्र ही विनोद भी बेहोश पड़ा था। उधर सिंघई की प्रयोगशाला में प्रोफेसर भंडारी। अगर मुझे अपने बेटी के जीवन का ख्याल ना होता तो मैं कभी सिंघई जैसे अपराधी के लिए काम न करता। दरवाजे पर डैडी। बेटी आशा, तुम और यहाँ तुम्हारे हाथ में ये नगवा स्टेनगन। हाँ डैडी, मैं सिंघई के कैद से भाग आई और एक सैनिक से स्टेनगन छीन ली।
और रास्ते की सारी रुकावटें पार करके आप तक आ पहुंची हूँ। तो क्या तुमने सिंघई के सब साथियों को मार दिया? सबको तो नहीं, पर हाँ, कुछ एक को तो मैंने मार ही दिया। और मैं यह प्रयोगशाला नष्ट करना चाहती हूँ ताकि सिंघई दोबारा टाइगर जैसा मानव बनाने को तुम्हें ना कहे फिर। शाबाश बेटी। तभी द्वार पर वह रही छोकरी, भून डालो। मगर आशा तो मानो बिजली की बेटी बनी थी। या लो डैडी, आप भी एक स्टैंड संभालो और इन कुत्तों को भूनते हुए बढ़ते चलो। आशा, अब मुझे मरने का कोई गम ना होगा। और फिर दोनों दुश्मनों के सीने में फौलाद भरते हुए आगे बढ़ चले। उधर हॉल में सिंघई का दरबार लगा था। मुझे खुशी है कि आप सभी अपराधी सिंघई लैंड बरसाने में मेरी मदद करेंगे। इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा, मौत का खेल। फिर हॉल में एक जार घसीट कर लाया गया जिसमें कैद था हनीफ। ये हनीफ, इसकी हत्या कैसे चढ़ गया? यह हनीफ है, भारत का नंबर 1 जासूस। लेकिन आज तुम देखोगे कि यह कैसे तड़प तड़प कर मरता है। फिर सिंघई ने एक बटन दबाया। अब इस जार में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और 5 मिनट में इस जाबाज का शरीर भुट्टे की तरह भुनकर लाश बन जाएगा। जार में खड़ा हनीफ तड़पने लगा। उफ, इस जार की दीवारें भी बहुत मजबूत हैं और गर्मी बढ़ रही है। उधर आशा और भंडारी बारूद खाने तक पहुंच चुके थे। बेटी, मैंने इस बारूद खाने में 10 मिनट का टाइम सेट करके टाइम बम रख दिया है। इन 10 मिनट में अगर हम बच गए तो ठीक है, वरना। तभी वो चौंके। अरे, ये गोलियों की आवाज़ नीचे हॉल में चलाई है किसी ने। नीचे हॉल में। ओ माय गॉड, गोलियों का कोई असर नहीं। पकड़ लो इसे भी, यह अवश्य विनोद ही है। हनीफ की मौत का तमाशा देखने के बाद हम इसकी मौत का तमाशा देखेंगे। उधर डैडी, वह देखो। ओह, ये तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट विनोद हनीफ हैं। हमें इन्हें बचाना होगा। मगर कैसे? वो देखो, वो लोहे का मोटा सा गोला जार के ठीक ऊपर अटक रहा है। तुम उसकी रस्सियों का निशाना साध कर गोली चलाओ। आशा की स्टैंडगन गरजी और कड़ाक। पलक झपकते ही छनाक। विनोद हनीफ, स्टैंडगन लो। प्रोफेसर भंडारी। दोनों ने रबड़ के बबुओं की भांति उछलकर स्टैंडगन थाम ली। और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हॉल में मौत का तांडव होने लगा। पकड़ लो इन्हें, मैं कहता हूँ। तभी आशा नीचे आकर चीखी। हमने अड्डे में टाइम बम रख दिया है जो 10 मिनट बाद फट जाएगा। जिसे जान प्यारी हो भाग जाए। सिंघई चीख रहा था मगर सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पकड़ लो इन्हें। सिंघई, अब तुम्हारी बारी है मरने की। भागो, जान बचानी है तो। अगले पल मगर गोलियां सिंघई तक पहुंचने से पहले ही सिंघई अपनी जान बचाकर भाग गया। हनीफ, अब तो हमें अपनी जान बचानी है। फिर वे चारों अड्डे के दरवाजे की तरफ भागे। मुझे पता है इस अड्डे के द्वार कहाँ हैं। मेरे पीछे आओ सब। शीघ्र ही वे अड्डे के बाहर थे। यहाँ तो ऊपर समतल मैदान है। इसका मतलब जमीन के अंदर सिंघई अड्डा बनाए हुए था। गुरु, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें दूर हो जाना चाहिए। तभी जमीन में भयंकर विस्फोट हुआ। हो गई सिंघई की मिट्टी पलित। अचानक सिंघई की आवाज़ गूंजी। प्यारे दुश्मनों, इस बार तो मेरी मिट्टी पलित हो गई, पर अगली बार मैं तुम्हें अपने सिंघई लैंड में ही ले जाकर मौत दूंगा। जाओ प्यारे, क्यों मजाक करते हो? फिर सब चल पड़े। सिंघई बड़ा खतरनाक है, आगे फिर कभी खतरा बनकर सामने आ जाएगा। प्रोफेसर भंडारी, उससे ज़्यादा खतरनाक तो हमें। क्यों गुरु? चेले, जब तूने कह ही दिया है तो हाँ तो करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है।